जयपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में ओलों की झमाझम, तबाह हुई फसलें। छबड़ा में बिजली गिरने से एक महिला की मौत। शंकर पन्नू होंगे बीकानेर से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार, चयन प्रक्रिया में जीती बाजी। दिल्ली में कर्नल सोनाराम ने दी नसीहत, गहलोत समेत दिग्गजों को उतारे मैदान में। राजस्थान, एमपी और यूपी में दहशत फैलाने वाला डकैत रामवीर सिंह चढ़ा पुलिस के हत्थे। पुलिस के साथ मुठभेड़ में दबोचा, हजारों का था इनाम। राजधानी में एनएसजी ग्रुप के ठिकानों पर आईटी के छापे, 30 ठिकानों से एक साथ कार्रवाई। बड़ी मात्रा में काली कमाई आ सकती है सामने। और बांसवाड़ा की तलवाड़ा पंचायत में शराब के ठेकों के खिलाफ महिलाओं का हल्ला बोल। पंचायत ने पारित किया प्रस्ताव। महिलाओं ने कहा शराब है हर झगड़े की जड़। नमस्कार, बिग फाइट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बिग फाइट लाइव का मायने है सोसाइटी के हर हिस्से के साथ चलना, उसकी बात को हर एक तक पहुंचाना और उसके हकों के लिए लड़ना, और इस बात के लिए भी खबरदार करना कि कहीं कोई हक दिलाने के बहाने अपना फायदा तो नहीं देख रहा, कहीं वोट बैंक तो नहीं समझ रहा। और जब चुनाव नजदीक आने लगे तो फिर हर राजनीतिक दल को पराये भी अपने लगने लगते हैं। खासतौर से मुस्लिम बिरादरी, और सबकी जुबान पर होता है मुसलमान भाई। प्यार का ये नगमा सुनाने, सारी दुनिया को एक सुर में सजाने, सबके दिलों से नफरत को मिटाने। आओ यारो मेरे संग संग बोलो, हे रिंग पोश मार गिंदने ट्राई लो। 60 साल में मुसलमानों की हालत को सुधार नहीं पाने वाली कांग्रेस पार्टी, सद्भावना मिशन में मुस्लिम धार्मिक नेता से टोपी पहनने से इंकार करने वाले बीजेपी के पीएम पद के दावेदार नरेंद्र मोदी, मुसलमानों को अपनी जेब में समझने वाले लालू यादव और मुलायम सिंह यादव, सभी को चुनावों के मौसम में अल्पसंख्यक न जाने क्यों अपने से लगने लगते हैं। उनकी तकलीफों से खुद की आंखें गीली होने लगती हैं। कोई गुजरात के दंगे याद दिलाता है तो कोई गोपालगढ़ के दंगों की यादें ताज़ा करने लगता है। इसमें किसी को किसी भी दंगे से तकलीफ नहीं होती, वे जख्मों को ताज़ा करना चाहते हैं जिससे वो आपको हमदर्द लगने लगे। दुनिया में मुसलमानों की आबादी के नज़रिए से दूसरे नंबर पर आने वाले इस मुल्क में 70 से ज़्यादा संसदीय सीटों पर मुसलमानों की तादाद 25% से ज़्यादा है। फिर भी मौजूदा लोकसभा में सिर्फ 28 मुस्लिम सांसद हैं, जबकि पिछली बार 35 मुस्लिम सांसद चुनकर आए थे। जाहिर है चिंता करना वाजिब है, लेकिन क्या कोई वाकई उनका हमदर्द है? इस पर चर्चा हमारे खास मेहमानों के साथ, बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुमन शर्मा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव अरोड़ा जी, जमात इस्लामी के वरिष्ठ नेता सलीम इंजीनियर साहब, और सोशल एक्टिविस्ट निशात हुसैन मैडम, और सूफी सिंगर हमीद साहबरी साहब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। लेकिन इस राजनीतिक मिजाज को समझने से पहले आज जयपुर में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। मुझे जानकारी नहीं कि किसने सिर उड़ाया, लेकिन ओले जोरदार पड़े। अरे मोटे हैं टमाटर हैं। तुम इतने मजबूत सशक्त आदमी जो भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, तुम गोधरा में लोगों की सुरक्षा नहीं कर पाए। कोई आया और चला गया और मार गया, अब तुम सुरक्षा नहीं कर पाए। इतने मजबूत आदमी थे, और उसके बाद नहीं रोक पाए तो समझ में आता है। उसके बाद दंगे फसाद होते रहे 10 दिन, तो मुल्क को नहीं रोक पाए। हमारा आरोप ये नहीं है कि तुमने मरवाया है, हमारा आरोप ये है कि तुम निपुंसक हो। आज के खास कार्यक्रम के लिए हमने सवाल पूछा था हमारे दर्शकों से, क्या मुसलमान सिर्फ वोट बैंक हैं? जनता की राय हमें मिल रही है। हमने फेसबुक पर, ट्विटर पर और हमारे firstindianews.com पर ये सवाल जानना चाहा था, और हमारे टेलीविज़न पर भी लोगों की राय लगातार मिल रही है। जनता की राय क्या है, इसे हम जानेंगे कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में, लेकिन अभी चर्चा करते हैं हमारे खास पैनल के साथ।
राजीव अरोड़ा साहब, अभी हम सलमान खुर्शीद साहब को सुन रहे थे, क्या इस जुबान से आप सहमत हैं? देखिए, सलमान खुर्शीद जी ने जो कहा, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, विदेश मंत्री हैं जमाने से, उनकी बात को हमको समझने की कोशिश करनी चाहिए। जी जरूर समझाइए, मेरे को वैसे भी कम समझ आता उनका है। कहने का मकसद सिर्फ यहाँ पे ये था जी कि नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जी जबकि गोधरा के अंदर ये जघन्य हत्याकांड हुआ, और उसके बाद जब 10 दिन तक दंगे चलते रहे पूरे गुजरात में और ख़ासतौर से अहमदाबाद के अंदर, उस वक्त जो कमजोरी उन्होंने दिखाई, उससे आज वो एक मजबूत भारत के निर्माण करने की बात करते हैं, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, कभी पाकिस्तान को चुनौती देते हैं, कभी चीन को चुनौती देते हैं, लेकिन गुजरात के दंगों के समय वो फेल हुए। इसी एक्सप्रेशन के लिए राजीव अरोड़ा जी की जुबान यही होती? नहीं, देखिए, हर व्यक्ति का बोलने का अलग अलग तरीका हो सकता है, उसको पार्टी की जुबान ना माने। मेरा मकसद सिर्फ ये, मैं जो समझाऊं सलमान खुर्शीद साहब की बात से, उन्होंने उनकी ताकत को चैलेंज करा है कि अगर आप में इतनी ताकत थी तो उस वक्त आपको अपनी प्रशासनिक ताकत दिखानी चाहिए थी, जब दंगों के अंदर वहाँ पे हमारे बहुत सारे लोग मारे गए, उनमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सभी कोई की जब आग लगती है तो उनको बचता नहीं है। तो मेरे ख्याल से उस वक्त उनको एक मजबूत मुख्यमंत्री के रूप में दिखाते तो आज उनका हक मजबूत होता, वो कहीं पे नहीं कर सकते। मैं तो राजीव जी से सोच रही थी कि शायद उनकी भाषा पे इनकी अच्छी टिप्पणी होगी, लेकिन मुझे कुल मिला के जो लगता है परिदृश्य कांग्रेस के कुछ जो 9 रत्न हैं, इस किले को ढाने के लिए वो लोग ही काफ़ी हैं। और इस समय इस तरह के बयान से मैं तो सिर्फ यही सोचती हूँ, और मुझे ये लगता है कि शायद मोदी जी का इतना बड़ा हवा हो गया कि डिप्रेशन की ओर वो लोग जा रहे हैं। नहीं, लेकिन राजीव जी का तर्क ठीक है कि एक मुख्यमंत्री जब दंगे हो रहे हों और एक कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे से पाए तो उसका एक शब्द नपुंसक भी होता है। नपुंसक फिर एक सवाल खड़ा होता है, बिहेवियर है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर भी है। इस पे एक सवाल फिर खड़ा हो जाता है कि देश में जितने अब तक दंगे हुए उन हुक्मरानों के लिए भी यही शब्द है या सिर्फ मोदी के लिए ये शब्द नहीं है? किया, लेकिन नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ, केवल केवल गोधरा के दंगे को याद करके बार बार उस जख्म को हरा करने की जो कोशिश करते रहे हैं, देश में और भी तो दंगे हुए हैं, उन दंगों पे कभी कोई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कभी कोई बात नहीं करते, तो ये उसके लिए आप वजह अलग हो जाए। लेकिन अभी इस शब्द की जो मैं बात करी, दशकों तक राज करने वाले यही लोग हैं, हम लोग नहीं हैं, लेकिन दशकों तक राज करने वालों में 84 के भी दंगे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उस पर कभी ऐसा गुस्सा कांग्रेस के लीडर के मुंह से नहीं निकला। कौन राज कर रहा था, कौन मुख्यमंत्री था, कौन प्रधानमंत्री था, इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अभी जो इस बयान पे तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि डिप्रेशन के शिकार हैं, आप उनको छोड़िए, राजीव अरोड़ा जी को, सलमान खुर्शीद जी को, उनकी बात कह रही कि वो हताश हैं, समझ निराश लीजिए, हैं, इसलिए ऐसा बयानबाजी कर रहे ये हैं। चक्कर में मत पड़िए, ये मुसलमानों के करीब जाने की कोशिश मत करिए। नहीं, कौन आप नहीं, हम कब आप दूर जितना थे? दूर रहता है उतना ही दूर रहिए। नहीं, कभी हम दूर नहीं थे। हमें तो दूरियां जो पाटते रहे ना लोग कि ये बिल्कुल खतरनाक हैं, ये केसरिया लोग हैं, सैफरन है, सांप्रदायिक हैं, उनमें बौखलाहट दिख रही है। मुसलमान हमारे हैं और हमारे रहेंगे। हम तो उनको बार बार जो उनमें अविश्वास पैदा किया गया 60 साल से कि ये आपके नहीं हैं, हिंदू और मुसलमान के रूप में बांटा गया, हम हिंदुस्तानी हैं, हम बार बार यही कहते हैं कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। इंजीनियर साहब, ये जो सुमन शर्मा जी का और उनकी पार्टी का जो नया तेवर, नया रंग, नया कलेवर आप देख रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं वैसे का वैसा? देखिए, हमारे बहन सुमन जी ने अभी राजीव अरोड़ा जी की बात पर ज़रा आपत्ति की, सलमान खुर्शीद जो कह रहे थे उस पर आपत्ति की। मैं तो इन्हीं के जो पार्टी के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके शब्द याद दिलाता हूँ। उनका सर जो है शर्म से झुक गया था, कहा था कि मेरा शीश शर्म से झुक गया है, और उन्होंने नसीहत की थी उस वक्त मुख्यमंत्री को कि आपने राजधर्म निभाना चाहिए था। क्या आज भी बीजेपी और मौजूदा मुख्यमंत्री उनका आदर करते हुए क्या उनकी बात से सहमत है? यानी आज भी उनको शर्म है? कल पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने कहा, सुमन जी से सहमत होंगे? कहना चाहूंगी कि जब उस मामले में कोर्ट का डिसीजन आ गया, अब वो गलत और सही वाली बात तो रही नहीं, और जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरी बात को अगर नहीं पूरी बात को आप सुनेंगे तब, ये एक लाइन पकड़ के नहीं बात करे, उनकी पूरी वार्ता को सुने कि उस समय उन्होंने क्या कहा था। एक लाइन चल गया कि उन्होंने राजधर्म का पालन करें, उन्होंने ये कहा था कि राजधर्म का पालन होना चाहिए, तो मोदी जी ने कहा कि राजधर्म का ही पालन होना, और तीव्रता से वहाँ काम भी किया गया, उसको संभालने की कोशिश भी। कोई भी दंगा सुखद नहीं होता है, किसी भी जो हुक्मरान वहाँ होते हैं, अगर दंगा राज्य में होता है तो किसी भी शासक के लिए खुशी की बात नहीं होती
आप ये होती है। बताएं राजनाथ सिंह जी किस बात की माफी मांगना चाहते हैं? वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर राजनाथ उनको सिंह जी जो अगर माफी उनको अपराध बोध नहीं है या वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं 2014 के इलेक्शन को सामने देखते हुए, हालांकि उनके जो शब्द हैं उन शब्दों के भ्रम में कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद ने कहा अगर गलती हुई होगी तो हम सर झुकाकर माफी मांगने को अभी तक उनको ये भी पता नहीं है कि गलती हुई है कि नहीं हुई है। और सीधी बात यह है, देखिए इन्होंने जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी को, जिनको हम अपराधी समझते हैं, कोर्ट तो जब हम समझते हैं कि कोर्ट कभी उनको अपराधी घोषित करेगी, लेकिन हमारा ये मानना है कोर्ट का तो डिसीजन आ गया। नहीं कोर्ट का तो एक लोअर कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट भी तो है ना, सुप्रीम कोर्ट में कोई डिसीजन नहीं हुआ। तो आप ये बताइए कि अगर नहीं तो राजनाथ जी जो कह रहे हैं आप उससे भी खुश हैं कि नहीं? आप हमेशा नाराज ही रहेंगे आप? देखिए वाजपेयी जी ने कहा राजधर्म नहीं निभाया तब भी आप नाराज, राजनाथ जी कह रहे हैं माफी मांग लें तब भी आप नाराज। देखिए खुश तब होंगे चाहे वो कोई भी पार्टी हो जब वो अपना जो दायित्व है एक सरकार में होने का वो निभाए और इस देश को धर्म माफी मांगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको माफी मांगने से फर्क नहीं पड़ेगा? माफी मांगने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अपराध जो होता है उसका तकाजा ये है कि अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। अपराधी को सजा मिले बगैर न्याय नहीं हो सकता। अगर अपराधी माफी भी मांग ले और जिसके साथ तो अपराधी तय कौन करेगा? कोर्ट करेगा। कोर्ट ने अभी तय नहीं किया नरेंद्र मोदी को अपराधी, और जनता ने वैसे ही माफी मांगना चाहते हैं वो। इलेक्शन आने के बाद उनको माफी शब्द क्यों है? बात को एक बार मैं कंप्लीट करूं कि उन्होंने जो अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यक्रम, मैं यही बता रही कि वो हमारा ही कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने कहा कि भाई हमें हमेशा आप लोगों भारतीय जनता पार्टी का एक डर बनाया जाता है इस समुदाय के बीच में कि भारतीय जनता पार्टी आपकी नहीं है और ये किनके द्वारा बनाया जाता है ये सब लोग समझते हैं। पर मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि आगे कभी भी ऐसी कोई घटना आप जानकारी में हमसे यदि कोई गलती होती है तो आप कहेंगे कि ये गलती हुई है तो हम शीश झुका के माफी मांगेंगे। तो ये बात गलती नहीं हुई, आगे की गलती के लिए कोर्ट के निर्णय पे उन्होंने नहीं कहा। कोर्ट ने जिस विषय को दे दिया डिसीजन उस पे फिर हमारा और आपका कोई डिसीजन हो नहीं सकता है। कोर्ट हिंदुस्तान में हमारे कोर्ट को सम्मान पूर्वक दृष्टि से हम लोग देखते हैं और उसके निर्णय को सर्वमान्य मानते हैं, तो उस विषय पे तो चर्चा हो ही नहीं रही। पर आगे हमसे कोई गलती होती है और आप ध्यान दिलाएंगे तो आपको अश्योरेंस दे रहे हैं कि आप हमें हमारे करीब तो आइए। बात कहना चाहता हूं, आप इतनी दूरी बना रखे हैं हमारे करीब तो आइए। दूरी बनाने के लिए तो आपको अपनी नीतियां बदलनी पड़ेगी। नागपुर से जो आप आदेश लेते हैं वो आदेश बांटने वाले जो आदेश हैं धर्म और समाज को, वो जब तक आप मिलाने वाली नीति नहीं लाएंगे, जब तक लोगों से नफरत वाली नीति होगा। आप तो मुसलमान और ईसाइयों ऐसे रखते हो, हम करीब आप तो मुसलमान और ईसाइयों को विदेशी हम तो कह रहे हैं कि आंखें गले मिलिए हमसे, आ गले लग जा। हम तो ये लेकिन ये भरोसा तो हो कि गला काटेंगे। सोशल फील्ड में काम कर रही हैं, एक्टिविस्ट के तौर पर काम कर रही हैं, खासतौर से मुस्लिम समाज में भी और मुस्लिम महिलाओं के लिए भी। आपको लग रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क है? अगर सच्चाई से बात रखी जाए तो मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है जी, क्योंकि हमारा इस्तेमाल तो सारी पार्टियां कर रही हैं जी। और इस मुल्क में 1 पॉइंट प्रोग्राम चल रहा है जी। कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ कैसे काम किया जाए, मुसलमानों के ख़िलाफ़ कैसे नफ़रत पैदा की जाए और मुसलमानों को फिर कैसे दोस्त बनाया जाए, क्योंकि ये वक्त वो आ गया है कि इसमें एक दोस्ती का इजहार सब पार्टियाँ करना चाह रही हैं। रहा सवाल ये जो आपने पूछा है कि दोनों पार्टियों में से, अब लगता यह है कि 2 बड़े गुंडे हैं, उनमें से कौन छोटा है वो हम लोग, क्योंकि कोई विकल्प नहीं है हमारे पास जी। हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमें लगता है कि इस देश के जो वफादार लोग हैं उनको हर वक्त इतना जलील करना, हर वक्त उनको ये कहते रहना कि तुम्हारा इस मुल्क में कोई लेना देना नहीं है, 2म दर्जे का मानना हमको, तो ये सारी चीजों से हम क्या आप मुल्क के तौर पर देख रहे हैं, पॉलिटिशियंस के तौर पर देख रहे हैं? पॉलिटिशियंस ही हैं मुल्क के सारे रहनुमा, और कौन है जी भाई? ये मुल्क किससे बना हुआ है? आपको लग रहा है कि मुल्क में भी ऐसी सोच है? मुल्क में सोच नहीं है। मुझे बहुत गर्व है अपने मुल्क पर, जहाँ की मिट्टी से मुझे मोहब्बत है। कोई मुल्क के लोगों में नफरत नहीं है। मैं जिन गोदों में पली बड़ी हूँ वो सारे हिंदू गोद थी, मैं कैसे मान लूँ कि इसमें नफरत है? तो नफरत कौन पैदा कर रहा है और किस फायदे के लिए पैदा कर रहा है, सवाल वहाँ खड़ा है हमारे पास। और इस फायदे और नुकसान के बीच में जो बेगुनाह लोग मर रहे हैं या उनका बिल्कुल जल रहे हैं, औरतों के साथ इतना बुरा बर्ताव हो रहा है। मैं अभी
क्या बताऊं आपको, किस तरह की फिल्में हमने देखी हैं अभी दंगों की कि हम दंग रह गए। वहां पे मुसलमान कोई नहीं था देखने वाला, सारे गैर मुस्लिम थे और रो रहे थे। इस मुल्क की तहजीब ये है, गंगा जमनी तहजीब ये है इस मुल्क की। तो मेरे ये समझ में नहीं आता कि इस देश को नुकसान पहुंचाने वाली जो संस्थाएं हैं उन पर हमारी तवज्जो ज़्यादा है। हम देश को जोड़ने वाली बात करते हैं। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी आपको कि मुसलमानों को किस मुँह से गद्दार कहा जाता है? नहीं, कौन गद्दार कह रहा है, ये तो इस पर हम चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे। मैडम ने बहुत बड़ी बात कही है, गद्दारी और वफादारी की बात, जिसका आपने जिक्र किया। इस पर ये बड़ी डिबेट हो सकती है, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन एक खूबसूरत सूफी रंग हमारे साथ हैं हमीद साबरी साहब। साबरी साहब, ब्रेक पर जाना है लेकिन आपके साथ जाएंगे, क्या सुनाएंगे आप? जो आप पसंद करेंगे आप बताएं, सुनाइए। नाते रसूल। क्या समझ सकता है कोई शौकत व शाने रसूल, क्या समझ सकता है कोई शौकत व शाने रसूल, क्या समझ सकता है कोई शौकत व शाने रसूल। एक खुदाए पाक है मर्तबा दाने रसूल, एक खुदाए पाक है मर्तबा दाने रसूल। क्या हुआ ईसा ने कर मुर्दों को जिंदा कर दिया, क्या हुआ ईसा ने कर मुर्दों को जिंदा कर दिया। लेते हैं ये काम ठोकर से गुलामाने रसूल, क्या बात है। लेते हैं ये काम ठोकर से गुलामाने रसूल। बहुत खूब। मुस्लिम समाज का अब तक तो सभी पार्टियों ने शोषण किया है, कुछ कमियां हमारे समाज की भी रही है। जब मुसलमानों की टोपी नहीं हो रही तो मुसलमानों से माफी क्या मांगेंगे, या माफी मांगने से सारे मसले हल हो जाएंगे। गुजरात में जिस तरह नरसंहार किया है, खुलेआम कत्लेआम मुसलमानों किया है, वो देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो शायद मुसलमानों को ये उनके लिए सबसे बड़ा और काला दिन हो। जबकि वोट लेते वक्त मुसलमानों को याद आती है, और कोई भी सरकार हो, चाहे मुजफ्फरनगर दंगा हो, मुलायम सिंह यादव हो, मुसलमानों को वहां पर भी नुकसान हुआ। कतई माफ नहीं करेंगे, मोदी को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हिंदुस्तान में मोदी को देखना नहीं चाहते हैं। वो एक खूनी आदमी है, उसको सजा होनी चाहिए, उसको जेल डालना चाहिए, उसमें मुकदमा दर्ज होनी चाहिए। जो उन्होंने मुसलमानों को कत्लेआम किया है वो सबको पता है। मेरे संग संग बोलो, हे हिंद को शुमार हिंदी रायो लो, आओ यारो मेरे संग संग बोलो, हे हिंद को शुमार हिंदी रायो लो। जो शिकायत है, जो गुस्सा है मुसलमानों का, वो मिस्टर नरेंद्र मोदी से है। मिस्टर राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि अगर हमसे गलती हुई तो अगर और मगर की बात आप क्यों कर रहे हैं? आप ये कहिए कि गुजरात में जो दंगे हुए, गुजरात में जो इंसान का कत्ल हुआ, गुजरात में जो 3000 मुसलमान मारे गए, उस पर हम माफी मांगते हैं। भाषा का इस्तेमाल सही होना चाहिए। और मैं इस सच्चाई को भी जानता हूं इस देश का कि मुस्लिम समाज के ज़हन में यह बात बैठा दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी यह अछूत है। दंगों की बात की जाती है, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो दंगे करा देगी, मुस्लिम कम्युनिटी का सफाया हो जाएगा इस देश से। हमने सवाल पूछा था कि क्या मुसलमान सिर्फ वोट बैंक है राजनीतिक दलों के लिए। ये सवाल हमने हमारी FirstIndiaNews.com पर, फेसबुक पर और ट्विटर पर पूछा था। और टेलीविज़न पर हम लगातार जनता से राय मांग रहे हैं कि क्या राजनीतिक दल मुसलमान को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर देखते हैं, और इस पर चर्चा कर रहे हैं हमारे खास पैनल के साथ।
अरोड़ा साहब, आपसे सवाल है, जो बात चर्चा कर रहे थे, सबसे ज़्यादा वक्त आपकी पार्टी ने राज किया और जैसे मैडम भी कह रही थी कि दोनों पार्टियों में बराबर तरीके से कर रही हैं। यूपी में गया था तो यूपी में सलमान खुर्शीद साहब के लिए आमतौर पर कहा जाता है कि पार्टी को बात करते हैं कि हमने मांगा था मुसलमान, आपने दिया सलमान। जी। इस तरह के मुस्लिम लीडर आपकी पार्टी ने पैदा किए जिनका समाज से कोई कनेक्ट नहीं है, और इलेक्शन आते आते मुझे ध्यान है जब पिछली बार इलेक्शन हो रहा था तब वो फांसी के फंदे पर चढ़ने को तैयार थे, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन से झगड़ा हो गया था। सलमान खुर्शीद साहब ही थे वो भी, मुसलमानों को लेकर। और फिर पाँच साल बाद उनको एक ये याद आई मुसलमानों की और फिर उसका वो जिक्र करने लगे। तो ये जो टाइम पीरियड है वो कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? कितने कितने समय बाद आप मुसलमानों को याद करते हैं? कुछ कैलेंडर वगैरह बना रखा है? देखिए, क्योंकि हम लोगों ने इस देश के अंदर काफ़ी समय देश की आज़ादी के बाद इस देश के विकास में भूमिका निभाई और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की कोशिश करी। उसमें चाहे हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो सिख हों, चाहे ईसाई हों, और चाहे वो महिला हो, चाहे वो दलित वर्ग हो, चाहे वो आदिवासी हो। आपने किसी मुस्लिम लीडर को पनपने ही नहीं दिया सोसाइटी में ताकि आप ही उसकी दुकान को चला सकें। मैं बता रहा हूँ, इलेक्शन जब आता है कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की बात नहीं करती है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से समझा है कि एक ऐसा खुर्शीद साहब तो आपकी पार्टी मैं बता रहा हूँ जो बात कर रहे हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी की बात करी है, क्योंकि अभी क्या स्ट्रेटेजी हो रही है इस चुनाव के अंदर 2014 का चुनाव ऐसा है कि सोचा जा रहा है किसी भी कारण से हम सत्ता से दूर न रह जाएं, इसलिए इनकी जिसे कहते हैं हम कोई स्टोन को जड़ते तो चारों तरफ से प्रोंग लगाते हैं, ये चारों तरफ से उस सीट को कवर करना चाहते हैं। एक तरफ विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल बोलते हैं कि 5 बत्ते पैदा करने चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर माइनॉरिटी जो आज की तारीख के अंदर वो धीरे धीरे मेजोरिटी में तब्दील हो जाएगी, इसलिए हिंदू को 5 बच्चे पैदा करनी चाहिए। एक तरफ हिंदुओं की भावनाओं को इससे भड़काते हैं, दूसरे मुसलमानों से माफ़ी मांगते हैं। और अभी सुमन शर्मा जी की जो बात से समझ में आया कि उन्होंने इन दंगों के लिए माफी नहीं मांगी, उनका भविष्य में गलती होगी तो माफी मांगे। कोर्ट का मामला है, लेकिन देखिए उस पे हम लोग निर्णय देने वाले नहीं कि सही या गलत है। राजनाथ सिंह जी क्यों माफी मांग रहे हैं? नरेंद्र मोदी खुद उम्मीदवार हैं, रैलियां वो पूरे देश में कर रहे हैं, गलती करी उन्होंने तो वो माफी मांगे। और आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी माफी मांगेंगे तो आप? मैं कहता हूँ पहली चीज तो ये कि नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए, राजनाथ सिंह जी क्यों मान रहे हैं? इसका मतलब नरेंद्र मोदी नहीं मानते कि उन्होंने गलती करी है। पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा प्रश्न ये है, फिर ये बात क्यों हो रही है कि इस देश में हिंदू मुसलमान को डिवाइड करो, जो आपने बताया पहले 25 सांसद क्यों रह गए? यही बहुत मुझे खराब लग रहा है कि जो काम आप कर रहे थे ये पार्टी क्यों कर रही है? इतने साल आप करते रहे। इसका जवाब तो ये देंगे कि इनको ये अभी चांस आपकी तकलीफ भी यही लगता है बेसिकली प्रॉब्लम यही है। नहीं, हमारी प्रॉब्लम यही है कांग्रेस की जो बौखलाहट है। पड़ रही है। देखिए, किसी को आप गुमराह नहीं कर सकते। नहीं, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी विजय जी कि बौखलाहट कांग्रेस में इतनी आ गई, अगर आप इन 4 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट भी देखेंगे तो मुस्लिम मतदाताओं को इन्होंने कई सालों तक गुमराह किया। लेकिन इस बार के राजस्थान के रिजल्ट में मैं बताना चाहूंगी कि जिस तरह मुसलमानों का रुझान साबित कर दिया इन चुनावों ने कि आपको जरूरत ही नहीं है मुसलमानों की, आप उनके बिना जी सकते हैं। उनके बिना नहीं, इनके बिना वो जी सकते हैं। मैं तो छोड़ चली बाबुल का देश, अब भाजपा का घर प्यारा लगे, ऐसा कांग्रेस के साथी लोग हमसे भी कहते हैं कि ये घर बहुत न्यारा है। अजमेर से साबित किया उन्होंने, इसी की घबराहट है इनमें। तो कभी गोधरा याद आता है इनको, कभी कुछ याद आता है, उसके अलावा इनको और कुछ नहीं याद आता है। अजमेर से हमारे साथ मोहम्मद मुसलमान का मतलब केवल गोधरा। खान साहब, आपका क्या कहना है? हाँ, नमस्कार साहब। मैं सबसे पहले तो मैं आप सबको सलाम करना चाहता हूँ। वालेकुम सलाम जी। हाँ, वो ये है साहब कि मैं ये व्यक्तिगत विचार में आपको ये रखना चाहता हूँ कि जब हिंदुस्तान में अपनी एक सेकुलरिज्म के बेस पर अपनी बुनियाद है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जीने का अधिकार है, तो उसके बाद में ये जो बातचीत हुई है उसमें पहले गोधरा वाली बातचीत हुई, उसके बाद में जब वो ट्रेन जली उसे 50-60 हिंदू जल गए। इसके बाद में कहा दोबारा जो है वो 15-20 दिन बाद में एक प्लांट वे के अंदर मतलब वो दंगा हुआ, उसमें 2-3 हजार मुसलमान मर गए। अब वो एक माननीय न्यायालय के वो फैसले क्या होते हैं, ये तो मैं उसके लिए कोई बातचीत नहीं करना चाहता, मगर एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक इतना बड़े ये जो दंगे होते हैं, है ना, वक्त के साथ तो सब जख्म भर जाते हैं, है ना। और मैं ये कहता हूँ कि अगर मुसलमान भाई अगर हिंदुओं को माफ कर दे तो बहुत अच्छी बात है, पर हिंदुओं को भी ये सोचना चाहिए कि अपन एक भाई भाई की तरह रह रहे हैं और अपने को देश के अंदर एक जो है मतलब इस तरह से दंगे नहीं करने चाहिए, एक गवर्नमेंट सपोर्टेड राइट भी नहीं होना चाहिए। ऐसे सरकार की जिम्मेवारी सबके लिए, हिंदू और मुसलमान सबके लिए। जी, बहुत शुक्रिया। इंजीनियर साहब, क्या वक्त के साथ जख्म भर जाते हैं?
बढ़ जाने चाहिए? बीजेपी भी यही करे कि भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, अगर मुझे बताया गया बीजेपी में कि गुजरात के मुसलमान भी कह रहे हैं कि अब वक्त के साथ आगे बढ़िए, लेकिन आप बढ़ने नहीं दे रहे। नहीं, देखिए, आप ना मुसलमानों को आगे बढ़ने दे रहे ना देश को। देखिए, हम कौन होते हैं आगे बढ़ने से रोकने वाले? हम तो ये कहते हैं कि जो अन्याय हुआ है, अगर उसकी वास्तव में उसका पश्चाताप किया जाए। इस सबसे बड़ी चिंता जो मुसलमानों का आगे बढ़ने की है वो मुस्लिम लीडरशिप की है, क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर यही आगे बढ़ गए तो हमारा क्या होगा। हाँ, नहीं, असल में क्या है, हमारी सभी पार्टियों ने कुछ ऐसे लीडर जो है वो अपने अपने दिखाने के लिए कुछ मुखौटे रखे हुए हैं जिनका समाज से, हाँ, जिसका समाज से कोई कनेक्शन नहीं है। किसी को पद दे देते हैं, किसी को कहीं राज्यसभा की सीट दे देते हैं, कुछ करते हैं और उससे ये समझते हैं कि हमने मुसलमानों के लिए बहुत किया है। काम किया। मैं अभी इस जो चर्चा आपने छेड़ी है अभी, इस पर एक बात कहना चाहता हूँ, राजनाथ सिंह जी के बयान का हवाला देते हुए, कि अब इनको ये लग गया है कि 2014 का इलेक्शन वो मुसलमानों की मदद के बगैर सत्ता में नहीं पहुंच सकते, ये आभास उनको हो गया है। और उनको शायद ये भी लग गया है कि नरेंद्र मोदी जी का जो असली चेहरा है उस चेहरे को छुपाए बगैर भी वो आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए खुद नरेंद्र मोदी जी की भाषा भी बदल रही है, वो भी मुसलमानों को बहुत हमदर्दी से याद कर रहे हैं। और मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि बीजेपी नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाना ही नहीं चाहती। हाँ, अब जो नया राग अलापा जा रहा है, मेरे ख्याल में कोई ऐसा चेहरा पेश करना चाहते हैं जो मुसलमानों को पसंद आ जाए। ये तो आपने नया तो राजनाथ सिंह जी सुमन जी मुझे थोड़ा सा, और मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब राजनाथ सिंह जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर अपने आप को हमदर्द बनाकर पेश कर। निशाद जी, आपसे जानना चाह रहा हूँ मैं, ये तो सुमन जी से तो इस पर ज्ञान लूंगा मैं जो नया ज्ञान दिया इंजीनियर साहब ने, लेकिन आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपने कहा कि दोनों पार्टियां बराबर की हैं, दोनों गुंडे हैं। राजनाथ जी ने एक बात कही कि सबको परखा बार बार, बीजेपी को भी एक बार परख लीजिए, तो आपको लगता है कि मौका मिल जाना चाहिए? परखने का देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसा सलीम साहब ने अभी कहा, लाल किले पे तो झंडा वही फहराएगा जिसको मुसलमान चाहेगा जी। इतनी बड़ी, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं जी। तो इंजीनियर साहब ने कहा ये बात बीजेपी को समझ में भी आ गई है। उसके बावजूद एक बॉल की तरह हमारा इस्तेमाल हो रहा है, तो कभी इस पाले में कभी उस पाले में, और हम दहशत में ये सोचते हैं कि चलिए बीजेपी की तरफ मुड़ते हैं, ये शायद हमें सुकून दे दें, लेकिन वहाँ से लगता है कि वहाँ से भी हमको किक मार दिया गया है, तो कांग्रेस के पाले में आ जाते हैं। यानी हम लोगों की जो कंडीशन है ना, वो समझ से बाहर हो रही है। लेकिन आपको नहीं लगता कि मुस्लिम लीडरशिप क्यों नहीं ग्रो किया हिंदुस्तान में? ये भी आप ही लोगों की, सबकी जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हीं की मेहरबानी है। अगर हम बीजेपी पे जाना चाहते हैं और वहाँ चाहते हैं कि हमको कहीं अच्छा मुकाम मिले, तो नहीं मिल रहा है। हम झंडा लेके ताउम्र और क्या चाहिए पार्टी को? सुमन शर्मा जी को एमपी नहीं बनाया, मुस्लिम को नकवी साहब को बना दिया, शाहनवाज जी को बना दिया, क्या जान लेंगे आप पार्टी की? देखो, सुमन जी और ये जो भाई साहब बैठे हैं, ये दोनों तो अपनी अपनी पार्टी की बात बोलेंगे, लेकिन ये अच्छे से जानते हैं कि कहाँ गलतियां हैं, ये अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये नहीं बोल सकते, इनकी मजबूरी है। मैं सुमन को बहुत पहले से जानती हूँ, मैं जानती हूँ कितनी अच्छी महिला है ये, लेकिन बेचारी पार्टी में बैठी तो ऐसी तो पार्टी है उनकी, तो अब इनको निकलना चाहिए इन चीजों से। अच्छे हैं तो हमारी पार्टी भी डेफिनेटली अच्छी है, सच बोलना चाहिए, सच स्वीकार करना चाहिए। सुमन जी भी अच्छी पार्टी में है, अच्छे हैं, राजीव जी भी अच्छे हैं, तो फिर पार्टी भी तो उनकी अच्छी होगी। पार्टी अच्छी नहीं है, पार्टी अच्छी, ऐसे लोगों को निकल कर आ जाना चाहिए। लोकतंत्र में अगर पार्टियों के बिना तो लोकतंत्र चलेगा नहीं। निशा जी, एक बात मैं कहना चाहूंगी विजय जी, इंजीनियर साहब ने भी एक बात कही कि बिना मुसलमान के बिना देश का प्रधानमंत्री कोई नहीं बनेगा। मैं इसको डिनाई करती हूँ, इस तरह से करती हूँ कि मुझे लगता है कि नहीं, वही बात आप कह रहे हैं कि आपको जरूरत नहीं है। नहीं, मैं देखिए जिस पॉइंट पे आ रही हूँ कि क्यों ये ऐसा नहीं सर, मेरी बात तो कंप्लीट हो जानी चाहिए। मेरी बात, मेरी हिंदू मुसलमान की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देश के लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि बिना हिंदुस्तानी के बिना पूरा देश का प्रधानमंत्री देश के पूरे हिंदुस्तानी मिलके बनाएंगे। हम क्यों मुसलमान हिंदू नहीं, हमने नहीं किया, हम तो सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 60 साल में इतने कुनबे बना दिए गए, इतने खड्डे खोद दिए गए। मैं मुसलमान भाइयों से अपील करती हूँ, ये जिसने शासन किया इस देश पे इतने सालों तक, जिसने शासन किया, आप लोग बोल रहे हो ना पॉलिटिशियन जिम्मेदार है, तो किसने शासन किया इस देश पे, इसका भी हिसाब मुसलमान भाइयों को लगाना चाहिए कि किसने सबसे ज्यादा ये खड्डे चलता रहेगा। आप कुछ सुकून की बात सुना दीजिए। अच्छे से जो
लगे कि हम सबको जोड़ दें। हाँ, बांटने वाले भी जरा ये पॉलिटिकल पार्टियां भी जुड़ जाएं। नहीं, हम तो जुड़ना चाह रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ जोड़ो भाई, इतने नफरत से हमको मत देखो, हमारे आंखों में प्यार है। हाथों में गीता रखेंगे, सीने में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाए जो आपस में ही, वही धर्म ईमान रखेंगे। शंख बजे भाईचारे का, अमन की एक आज़ान रखेंगे। काबा और काशी भी होगा, पहले हिंदुस्तान रखेंगे। वाह, क्या बात है, खूबसूरत बात कही है साबरी साहब ने। साबरी साहब ने किया है सर। बस ब्रेक के बाद लौटेंगे और चर्चा करेंगे कि कहीं राजनेताओं के लिए ये बात खतरनाक तो नहीं है कि हिंदुस्तान एक होने लगे। तुरंत लौट कर आते हैं, आप जरूर शामिल रहिएगा, आप भी हमारे साथ रहिए, इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। नरेंद्र मोदी क्या बोला है, बड़ा खतरनाक बात, हिडन एजेंडा निकल रहा। एक बात जो अभी असम में भाषण किया, घुसपैठियों को निकालेंगे, बांग्लादेश अफरान अफरे से घुसे हुए हैं। और हर राज्य को बोला है कि दुनिया भर में जहाँ भी हिंदू हैं, झूठा बात बोलता कि पिटा रहे हैं, उनको हर राज्य रखने को तैयार हो जा। मतलब इसकी तैयारी खतरनाक है। यारो मेरे संग संग बोलो, हे हिंद पोष माँ